इन्विटेशन दिया है, इवन पर्सनल भी मैं देख रहा था, ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। और मैं जो ये देख रहा हूँ कि ये जो आपका वेबिनार है, इसमें एलुमनस हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो एक बीएसएफ कमांडेंट को आपने इनवाइट किया, बड़ा वैसा सा लग रहा है, ना मैं एलुमनाई हूँ, ना इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और ना ही फैकल्टी मेंबर हूँ। तो जो रेलिवेंसी वाली जो बात है वो थोड़ी सी अलग सी लग रही थी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा मैं रेलिवेंट हूँ और आप लोगों का आभारी हूँ, क्योंकि ये जो आरजेआईटी है, ये ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट, और आज का ये जो टॉपिक है जो आप डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स पे डिस्कस करेंगे, ये आरजेआईटी के इंसेप्शन से जुड़ा हुआ है। जो आरजेआईटी का शुरुआत हुई है, क्योंकि मैं इसके प्रारंभ से जुड़ा रहा हूँ। 1999 2 अक्टूबर 1999 जब इसका उद्घाटन हुआ था, मैं उससे 1 साल पहले यहाँ कमांडेंट बीएसएमटी आया था। और जब मुझे मेरे सीनियर अधिकारियों ने टास्क दिया था, तो उस समय मात्र एक टास्क दिया था कि आप एक ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के कार्य को प्रारंभ करें। अब सीएसएमटी में उसको करें, क्योंकि सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट उस जमाने में भी, जहां ऑटोमोबाइल की स्टडी के मामले में पूरा देश भर में फेमस था, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, वहां इसको खोलने की बात हुई थी। और हमारे पास आप जो पुराने बैचेस के बच्चे, जो पहले बैच वाले हैं, दूसरे तीसरे वाले, उन्होंने इसको देखा हुआ है। हमारे पास अमेरिकन फोर्ड 1930 का मॉडल, मतलब जो विकास यात्रा है ऑटोमोबाइल की, वो पूरी यहाँ सीएसएमटी में पढ़ाई जाती रही है। हमारे पास आज भी वो गाड़ी चलती हुई है, 1930 का जो अमेरिकन फोर्ड मॉडल है अपने पास। और उसके बाद विल्ली जीप से हम लोगों को सीखा है, टीएमबी टाटा मर्सिडीज बेंज के उस समय जो ट्रक होते थे, उन मॉडल्स को हमने पढ़ाया। तो वहां से जो आरजेआईटी की शुरुआत हुई है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मुझे मेरे सीनियर अधिकारियों ने ये टास्क दिया था। उस समय 1998 से 2003 तक कमांडेंट सीएसएमटी था। तो इतनी सुंदर भूमिका में आरजेआईटी की स्थापना हुई है, और स्थापना किस बैकग्राउंड में हुई है? सीएसएमटी के। सीएसएमटी मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और जो आज का टॉपिक है, बड़ा प्रासंगिक है, बहुत ही रेलिवेंट है उससे जुड़ा हुआ, कि आप हर कैसे मॉडल्स को डेवलप करना है, क्या स्टूडेंट्स का फ्यूचर कैसे इंडस्ट्री में वो किन स्किल्स को डेवलप करे। तो उसकी शुरुआत निश्चित ही प्रासंगिक है, निश्चित ही जुड़ी हुई है आज मेरे को यहाँ बुलाने से। और मैं रियली धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं 1 मिनट दूंगा आपको इसका इतिहास बता, आरजीआईटी क्यों खुली, इसका जो उद्देश्य है वो भी आपसे जुड़ा हुआ है, आज के विश्व से जुड़ा हुआ है। इसका पहला उद्देश्य था कि बीएसएफ के जो कार्मिक हैं, जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं, परीक्षाओं कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे 2 चीज हो गई, एक राष्ट्र के लिए सेवा है, टोटली न्योछावर है, उनके बच्चों के लिए यहाँ पर क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था करना। अच्छा, एक तरफ आपके पास राष्ट्र की सेवा है, राष्ट्र के लिए समर्पण है, जहाँ पे कि हम उन कार्मिकों को, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो सीमाओं पे देश के लिए लड़ते हैं, जो शहीद हो गए हैं। और दूसरी तरफ है क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन। अगर यहाँ से बच्चा क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन लेकर के इंडस्ट्री के क्षेत्र में आता है, तो पूरे विश्व के लिए क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत होती है। तो मात्र दो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए, शब्दों में छोटे हैं लेकिन भावनाएं इनकी पूरे विश्व को समेटती हैं, इंडस्ट्रीज को समेटती हैं, पूरे विश्व की नीड्स को समेटती हैं। वो है क्वालिटी एजुकेशन। और शुरुआत हुई है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, शुरुआत हुई है सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट से, जहां की मेरे हिसाब से उस जमाने में भी, यानी 99 में भी हमारे पास
पूरे इंडिया के द बेस्ट टेक्निकल और ट्रेनिंग गैजेट्स थे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। और टास्क भी जो मुझे मिला था वो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलने का था, लेकिन बाद में AICTE के नियमों के अनुसार 2 और ब्रांचें मिल गई थी, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, 2 ब्रांच मिल गई थी। तो कुल मिला के 3 ब्रांच हुई और 50% सीट्स BSF के लिए थी, बाकी 50% सीट्स मध्य प्रदेश लोकल के लिए थी। और जो मध्य प्रदेश लोकल के जो बच्चे आए, उनके आने से हमारे यहाँ 4 चांद लग गए। हमारे पास एक अमालगमेशन हो गया, एक बहुत ही सुंदर सामंजस्य बन गया, योग्यता का, प्रतिभा का। एक तरफ दूर दूर भारत के हर क्षेत्र से आए हुए विद्यार्थी, एक तरफ मध्य प्रदेश के लोकल, और एक बहुत सुंदर सामंजस्य बना। और उससे जो है RJIT आगे प्रोग्रेस करती रही। फिर हमारे जो एलुमनाई हैं, उन्होंने इंडस्ट्री के क्षेत्र में और पूरे भारत में जो जो अपने अच्छे कार्यकलाप किए हैं, जिस भी इंडस्ट्री में गए, और यहाँ पत्र आते रहते हैं या फोन आते रहते हैं कि आपके कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ा ही गौरव महसूस होता है। और उन लोगों ने भी हमारे नाम को बहुत ऊंचा किया। तो आज मैं इस वेबिनार में ज्यादा समय न लेते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस सेशन को और आगे भी बहुत अच्छा सामंजस्य से चलाएं और बहुत सफल रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you. Right now, we all listen Mahavir sir, how this college has started, what is the background of the college, and what is the motive behind to start this college. And with the all initiative from their side, this college is now in the existence and showing a very good result in terms of the academic, in terms of the extracurricular activities, in terms of sports. In all activities, the college has showing a really very good presentation in front of the MP and with respect to nation also. So as we were very well know that, that for today's session, this session of webinar is organized with the help of our alumni, and she is passed out in 2007, Rohini Jha. And the best part of is that this event is organized under SAE Collegiate Club. This SAE Collegiate Club is the first collegiate club which is started in northern region in 2004. Under SAE Collegiate Club, these activities is having a first part is that these activities have a recognition. So this club is having a very beautiful background that with the help of our faculty, this SAE Collegiate Club has started. And right now, all the activities under this club, the student, those who had joined the SAE Collegiate Club, they really performed a very good activity under this club. And now today's scenario, our main motive is to organize the webinar is just try to give knowledge of what is the requirement of market, what is the requirement of corporate world in today's scenario. We were just tried to give a just glimpse with the help of our alumni. So I would like to request our alumni Rohini Jha, please come into the scenario and continue the session. Thank you, Anand sir. Thanks a lot. And thank you, Mahavir sir. You said very right that the labs we have in RJIT are still as per the level of industries we are having nowadays also. Not in 1999, but in 2020 also. Our labs are as far as the industries are having to train their employees. So kudos to Border Security Force for providing us such a nice facility in our college. So I would like to start with my presentation. So
Yeah. Is it visible to everyone? Yes, visible. Yes, Rohit. Yeah. Thank you. First of all, I would like to thank Not yet. Anand Baghel sir, Gaurav Saxena sir, and the faculty members that they gave me this opportunity to present my experience of industry with the students, and I hope I'll help you in a bit manner to share my knowledge of industries. So today I'm going to present the new model development processes, how the industries are working on it. And first of all, I would like to introduce myself. I am Rohini Kumari. After marriage, I became Rohini Jha. So I am a graduate of 2007-11 batch from RGIT Automobile Branch. After that, I have a total experience of 9 years in automobile industry. Then I joined Mahindra Two Wheelers Limited Indore in July 2011 as a GET with in motorcycle assembly department, and then I switched to Hero MotoCorp Dharuhera plant in manufacturing and production engineering department in 2011. Sorry, 2015. Then I joined Hero MotoCorp. I switched my department in Hero MotoCorp only, and I joined project management department looking after new model development. So today we are going to discuss about some concept of new product development. What are the phases of new product development? What are the skills required for the different phases of product development, and a brief discussion about the cross functionality matrix. So I would like to know from the students who are the participants here. I just want to know from you that what do you think? What is new product development? Can any of you answer this question? That what is your view about new product development? Anyone? Anyone from the students can share that what is your point of view about new product development? रोहिणी, just a minute. I request students please इस सेशन को ना मतलब एज आपका रेगुलर क्लास और रेगुलर उस सेशन की तरह मत समझो. ये एज अ मतलब इंटरेक्टिव सेशन है, आप लोगों के लिए है. आप लोग मैडम की को मतलब थोड़ा बात करो उनसे, जो भी चीज आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको समझ में आ रहा है बात करो, अच्छे से सेशन होगा हमारा ये. ठीक है, चलिए, थैंक यू. Anyone? I think how the product may be improvised. Yeah, improvisation of product. Yeah. Anyone else? Ma'am, to make a new product using definitely. As the new name suggests, the new product development to develop a new product. That's it. It's not a big deal. It's like a process to bring a new product to the market. Like whether it is a pen or a copy or a laptop or a car or a bike, anything else. It is a process to bring a new product to the market. Or you can say it's an opportunity, transformation of opportunity into a saleable product or service. Like let us suppose अभी कोरोना हो गया, ठीक है, तो मेट्रोज बंद हो गए, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गए. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑटोमोबाइल पीपल कि हाँ अभी हमें ज़्यादा बाइक्स बनानी है. तो अभी क्या है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर द कम्यूटर सेगमेंट. लाइक जो लोग अभी मेट्रो में जा रहे थे, दे विल नेवर प्रेफर कि हमें बहुत हाई प्रीमियम सेगमेंट की बाइक चाहिए. दे विल प्रेफर कि उन्हें कम्यूटर सेगमेंट की बाइक चाहिए जो अच्छा माइलेज दे, जो कॉस्ट फ्रेंडली हो. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट. So what is this? The process of converting the opportunity into a saleable product or service is called as new product development. Let us suppose अभी कोरोना की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आई हैं. लाइक मास्क का यूज करना लोगों ने स्टार्ट किया, तो दिस इज अ अपॉर्चुनिटी. लोगों ने तुरंत मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए. जो बड़े बड़े गारमेंट्स कंपनी के लोग थे उन्होंने मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के हम एक प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं. दैट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नथिंग एल्स, नथिंग सीरियस, कुछ बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है. सो नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट आर द फेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. कोई जो प्रोडक्ट डेवलप होता है तो उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं जो अक्रॉस इंडस्ट्री, चाहे आप बाइक बना रहे हो, पेन बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो, मास्क बना रहे हो, अक्रॉस इंडस्ट्री ये ऑलमोस्ट सेम होता है. लाइक सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशिएशन होता है कि हमें वो प्रोडक्ट
क्यों बनाना है, क्या बनाना है, उसके रिगार्डिंग रिसर्च होती है, देन उसकी डिजाइनिंग होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, देन सेल्स एंड मार्केटिंग होती है। Hello, I can't hear anyone. या Hello. हेलो, is anyone saying anything? Okay, so Amit is audible to all. Carry on, Rohini. yeah, you are audible. Hello. Please. Yeah, you are audible. Please. I am. Yeah, please let me know. Rohini, carry on. I will check. Okay, sir. So, what are the phases? Project initiation, design and development, manufacturing, sales and marketing, and after sales service. For automobile industry, I'll definitely say after sales service is one of the important phases of product development. Okay. Now I'll go with project initiation. What happens in project initiation? What happens? A guy in marketing department, this will almost same across industry, not specific to automobile, but more important in automobile. I have shown this. A marketing guy and the designer. Let us suppose we have a design department. The design guy and the marketing guy will collaborate, and they'll do a research. Research like they'll do market surveys. They'll do interactive sessions with the customers. Like they'll do market surveys. They'll check what is the demand of the market. Like let us suppose अभी कोरोना में मास्क का डिमांड आ गया अचानक से. Let us suppose अभी मैंने कहा कि बाइक्स की डिमांड बढ़ गई है बीइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से. So what they'll do a survey कि मार्केट में डिमांड क्या है. उसके बाद वो चेक करेंगे what are the competitors. Like अगर मान लीजिए मैं हीरो में हूँ तो we'll check कि होंडा कौन सी बाइक्स लाने वाली है, टीवीएस कौन सी बाइक्स लाने वाली हैं. Then we'll do SWOT analysis. SWOT क्या होता है? Strength, weakness, opportunity and threat. ये चेक करते हैं मार्केट में कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और थ्रेट्स क्या क्या है. इन सब सर्वेज के बाद क्या होता है कि ये एक बंच ऑफ पीपल को सिलेक्ट करते हैं. लेट अस सपोज उन्होंने कुछ प्रीमियम सेगमेंट में बाइक लानी है, लेट अस कुछ करिश्मा टाइप का, तो वो क्या करेंगे, यंगस्टर्स को पकड़ेंगे, उनको उनके साथ सर्वेज करेंगे कि उन्हें किस तरह की बाइक्स चाहिए, वो क्या चाहते हैं अपने बाइक में. अगर वो कम्यूटर सेगमेंट में जाएंगे तो वो 30-35 साल के लोग जो ऑफिस गोइंग हैं उनको पकड़ेंगे कि आपको किस तरह की बाइक चाहिए. तो वो एक कस्टमर के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या प्रिपेयर करते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए और हमें किस तरह के प्रोडक्ट पे काम करना है. उसके बाद क्या होता है कि हमारी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी की टीम होती है. वो रिपोर्ट को लेने के बाद वो प्रायोरिटाइज करती है कि हम किस टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट पे काम करेंगे. लेट अस सपोज अगर कार की बात करें या बाइक की बात करें तो कितने सीसी के इंजन होंगे, वो प्रीमियम सेगमेंट में होंगे या कम्यूटर सेगमेंट में होंगे, कस्टमर्स कौन होंगे, यंगस्टर्स होंगे या ऑफिस गोयर होंगे. फिर जैसे मान लो कि वो काम करेंगे कि हमें किन किन टेक्नोलॉजीज पे काम करना है. आप अगर टेक्नोलॉजी की बात करो तो बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहे हैं टेक्नोलॉजीज. आज से 5 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज लग्जरी होते थे वो आज बेसिक नीड के टेक्नोलॉजीज हो गए. फॉर एग्जांपल जीपीएस पहले कार्स में इतने मतलब बहुत ही लग्जरियस कार में जीपीएस हुआ करता था. अब आप देखो तो नॉर्मल कार्स में भी जीपीएस सिस्टम अवेलेबल होने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से इवॉल्व कर रहा है. थर्ड, वो और भी बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं कि हमें किस मार्केट शेयर पे को कैप्चर करना है, हमारी गाड़ी का स्टाइल डायरेक्शन क्या होगा, हम कितने वॉल्यूम के लिए जाएंगे. तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट इनिशिएशन का मेरा फेज. अब जो आपके काम की बात है वो ये है कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन जो प्रोसेस है उसमें मेनली ये 3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है मार्केटिंग, दूसरा होता है डिजाइन, तीसरा होता है बिजनेस स्ट्रैटेजी टीम. अच्छा, अगर मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो इसके लिए टेक्निकल स्किल्स क्या क्या जरूरत होती है. मार्केटिंग में जाने के लिए मेनली जो मैंने देखा, अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हो इंडस्ट्री में तो यू शुड बी एन MBA मार्केटिंग. हाँ, अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तब तो अगर आप इंजीनियरिंग भी की हुई है तो यू कैन गेट ट्रांसफर इनटू मार्केटिंग. बट अगर फर्स्ट टाइम एंट्री होती है जनरली तो MBA मार्केटिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है. सेकेंड, जो टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड है मार्केटिंग में रहने के लिए, दैट इज प्रोडक्ट का नॉलेज. आप चाहे किसी भी सेगमेंट में हो, लेट अस सपोज आप IT में हो, IT इंडस्ट्री में हो, एग्जांपल बोलूंगी, तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको सॉफ्टवेयर को बेचना है, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए. तो प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है बीइंग इन मार्केटिंग टीम.
उसके अलावा आपको मार्केट के सिनेरियो के बारे में पता होना चाहिए। लेट अस सपोज आप ऑटोमोबाइल से कर रहे हैं या मैकेनिकल से हैं, तो आप अगर मार्केटिंग में हैं तो आप सेल करेंगे प्रोडक्ट को या ब्रांडिंग करेंगे प्रोडक्ट का, तो आपको मार्केट के सिनेरियो का पता होना चाहिए, किस तरह के कस्टमर्स हैं मार्केट में, किस तरह के प्रोडक्ट्स की जरूरत है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स बिकने वाले हैं। तो मार्केटिंग वालों के लिए जो मेजर टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है वो ये हैं। फिर कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत रिक्वायर्ड होते हैं इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। एक तो सबसे पहले मार्केटिंग में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल इज यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, you should have an analytical thinking and a problem solving approach. Okay, so for marketing department I would like to say the hobbies which are supporting this profile, if you have these kind of hobbies now, you can choose marketing department. Like if you are a good storyteller, if you are a good writer, if you are social media friendly or social media addicted, you can say, or if you are a blogger, so this department will be a good choice for you. Second, I'll discuss about design. Design department itself is a very broad department which have sub departments like studio, styling, and then some specialized designers like someone is specialized in chassis, someone is specialized in electrical, someone is specialized in engines. So the technical skills which are required for being in design department, you should know the design softwares which are going on and you will have to keep yourself up to date. Let us suppose पहले AutoCAD में बहुत कुछ होता था, बट अब AutoCAD डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स में कहीं नहीं चल रहा। दैट्स लाइक कैटिया आया, कैटिया के बाद प्रोई आया, प्रोई के बाद क्रियो आ गया। तो यू शुड बी अपडेटेड। अभी ऐसा नहीं कि तुमने प्रोई सीख लिया देन यू विल से कि मुझे तो आता है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है और आपको उसका नॉलेज होना चाहिए इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ डिजाइन टीम। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाटएवर योर स्ट्रीम इज, you should have a good hold on your engineering stream. Let us suppose आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हो या ऑटोमोबाइल कर रहे हो या मैकेनिकल कर रहे हो, आपको अपने इंजीनियरिंग स्ट्रीम का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए टू बीइंग इन डिजाइन डिपार्टमेंट। क्योंकि और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग डिजाइन ऑटोमोबाइल में अगर मैं जा रही हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल वाले नहीं जा सकते हैं। देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, there is a huge demand of electronics engineering, huge demand of computer science engineering, क्योंकि अब जो सिनेरियो है इंडस्ट्री का that has been changed completely. Now I'll talk about the soft skills required to being in design department. You should have a good imagination power, क्योंकि तुम्हें डिजाइन करना है यार, तो you should know कि किस तरह किस एंगल पे क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा. You should have some analytical abilities also. So the hobbies supporting this profile is you should love to sketch, you should love to explore new things. Then obviously I think design will be a good department for you. Then we'll talk about business strategy team. So being in, if you want to be in business strategy team, you should the most preferable technical skill is you should be an MBA or PGDBM. Apart from that, you should be aware about the product and market scenario. Then only you can plan the strategy. Okay, and the soft skills required are you should know how to work in a team, how you should also have good analytical ability, good communication, and good presentation. The hobby supporting business strategy team is organizing event, like all kind of event, like how you are managing the resources, money, manpower, etc. Okay, so this phase is over. Now we'll go into the next phase, design and the development. So anyone is having any query? Rohini, Santosh here. Yes, sir. Yes. Just I want to add one point. Like if you have any query, people you can ask here, or even you can type in message. So at the end of the session, Rohini can give answer, but you can type your question in the message box. So that you don't forget your questions. Yeah. और अगर अभी पूछना है तो project initiation phase में anyone is having any question can ask me. Ma'am, this side Ajit here, and yes ma'am, मेरा बिजनेस स्ट्रेटजी टीम को लेके क्वेश्चन था कि बिजनेस स्ट्रेटजी में जैसे बताया आपने कि यू शुड बी इन द टीम लीडिंग्स एंड ऑल स्किल्स आपके पास होना चाहिए. सो जब भी आप प्रोडक्ट कोई डिजाइन करते हैं, सो व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट की फैक्टर, उसके पास आइडिया पहले आना चाहिए या हम रिसर्च पहले करें देन आइडिया डेवलप करें? सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं अजीत. रीजन बीइंग क्या है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना दे, हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में बिकेगा क्या.
ऐसा तो है नहीं कि हम प्रोडक्ट बना रहे और वो बिका ही नहीं। तो सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं। रीजन में कि रिसर्च हम ये करेंगे कि मार्केट में कस्टमर्स को क्या चाहिए पहला, तो उसके बाद क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिन पे हमें काम करना है। तीसरा रहता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स किस पे काम करें। ऐसा नहीं कि हम कॉम्पिटिटर्स से पीछे चल रहे हो, है कि नहीं। या अगर मान लीजिए हम कॉम्पिटिटर्स से आगे चल रहे हैं तो वो हमारा एक सेलिंग पॉइंट हो जाएगा कि ये हम बेंचमार्क में हम इससे आगे हैं। आप जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते होगे, बेस्ट इन दिस क्लास, बेस्ट इन दिस क्लास। तो ये सब हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। अगर हमने रिसर्च पहले नहीं किया तो हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट जो हो वो फेल हो जाए मार्केट में। तो बीइंग अ डिजाइनर ना, आपको पूरी रिसर्च में नहीं जाना होता है। जो स्टूडियो की टीम होती है ना, स्टाइलिंग की टीम होती है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है रिसर्च में मार्केटिंग के साथ, और उनको फीडबैक मिलता है डिजाइनर्स को कि हम इस तरह के टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, तो फिर डिजाइनर अपना डिजाइन उसके अकॉर्डिंग फाइनल करता है। ओके मैम, तो मतलब हम पहले रिसर्च पर फोकस करेंगे कि यू शुड ट्राई कि अभी कस्टमर्स या करंट नीड क्या है, देन वी विल फेस आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, राइट? या अभी मैं आपको जैसे नेक्स्ट बताऊंगी, इसमें तो आपको क्या होगा, जो इस फेज में है ना, प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज में, आपको ऐसा रहेगा कि आप सिर्फ एक मतलब स्केच बनता है। इट्स नॉट लाइक कि आपकी पूरी प्रोडक्ट बन के रेडी हो गई। प्रोडक्ट बनने में बहुत टाइम लगेगा। अभी हम नेक्स्ट फेजेस में उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। जस्ट अ सेकंड, हाँ, गिव मी अ मोमेंट। Sorry, actually my daughter, she is 1.5 years old. You may get disturbed in between. So प्रोडक्ट where I was, प्रोडक्ट का जो पूरा डेवलपमेंट का टाइम है ना अजीत, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक कंसेप्ट आएगा कि मुझे किस पे काम करना है। तो मार्केटिंग से आपको एक आइडिया आया, देन विल हैव अ कंसेप्ट कि मुझे इस प्रोडक्ट पे इस तरह के स्टाइलिंग के साथ, इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है, देन यू विल वर्क नेक्स्ट। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन बस ये है, हीरो बिकॉज़ थोड़ा सा हीरो मोटोकॉर्प से मींस दे हैव अ ग्रेट मींस कस्टमर बेस डेटाबेस। तो जो भी वो रिसर्च करते हैं, दे आर ट्राइंग टू रिसर्च ऑन देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और या फिर वो नए कस्टमर्स पर भी, पोटेंशियल कस्टमर्स पर भी रिसर्च करते हैं? नए कस्टमर्स को भी करते हैं। लेट अस सपोज रॉयल एनफील्ड, लेट अस सपोज अभी हीरो अगर मान लीजिए प्रीमियम सेगमेंट में सोच रही है कि मैं थोड़ा और अच्छा करूँ, एग्जांपल बोल रही हूँ मैं, तो वो क्या करते हैं कि लेट अस सपोज रॉयल एनफील्ड में हैं सारे प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर्स, अच्छा खासा कस्टमर बेस हो गया रॉयल एनफील्ड का प्रीमियम सेगमेंट में। तो व्हाट दे विल डू, वो उन कस्टमर्स को भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि व्हाट डू यू वांट इन योर बाइक, न्यू क्या चाहिए आपको, तभी हम प्रीमियम में जा सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए कोई ऑलरेडी लीडर है उस सेगमेंट में, लाइक एग्जांपल बोलते हैं हीरो इज लीडर इन कम्यूटर सेगमेंट 100 सीसी 125 सीसी में, तो जो दूसरी कंपनीज के होते हैं रिसर्च टीम के बंदे, मार्केटिंग टीम के बंदे, वो कांटेक्ट करते हैं हीरो के कम्यूटर सेगमेंट वाले लोगों से कि आपको क्या अच्छा लगता है उनकी बाइक में, और उसको हम ट्राई करते हैं इनकलकेट करने की अपने मॉडल्स में, कि मतलब इनकलकेट करें या उससे कुछ और बेटर करें। ये हर एक कंपनी करती है बेंचमार्किंग का काम अक्रॉस इंडस्ट्री। Okay, Rohini, you can continue. Like we will have a Q&A in the end. Yes, please. Okay, then we'll discuss about design and development process. इसमें डिजाइन में हमारा सबसे पहले क्या होता है कि स्केच फाइनलाइजेशन। विल डू द स्केचिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कि हम स्केच करते हैं, जो स्टूडियो की टीम होती है हमारी वो करती है स्केचिंग का। आई विल नॉट गो इन सो डिटेल। उसके बाद हमारा क्ले मॉडलिंग होता है। उस स्केच के अकॉर्डिंग विल डू क्ले मॉडलिंग एज पर द स्केच। क्ले मॉडलिंग जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट दे सकती हूँ मैं, आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, बहुत से लोग बनाते हैं वुडन से कुछ मॉडल टाइप, गाड़ी का मॉडल बना लिया। तो इट्स नॉट पूरा वुड नहीं होता है, इसके क्ले मॉडलिंग के मटेरियल अलग अलग होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्ले मॉडलिंग करते हैं कि हमारी गाड़ी दिखेगी कैसी। देन हम डिजाइनिंग करते हैं प्रोडक्ट का। जब हमारा क्ले मॉडल अप्रूव हो जाता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारे पार्ट्स होंगे, उसमें छोटे छोटे जितने 1000 पार्ट्स लग रहे हैं, उन सब पार्ट्स का डिजाइनिंग होती है जो डिजाइनर्स करते हैं। देन उनकी प्रोटो मैन्युफैक्चरिंग होती है। वो सारे पार्ट्स जो डिजाइन बनता है, ड्राइंग बन गया हमारा, ड्राइंग बनने के बाद उन सारे ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग हम प्रोटो पार्ट्स बनाते हैं। प्रोटो पार्ट्स बना के एक असेंबली बनती है हमारी पूरी गाड़ी की। एंड देन हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करके उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ, अब ये टेस्टिंग में अगर कुछ फेल्योर आता है तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं, और अगर ओके देन विल गिव अ गो अहेड। देन आई विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ तक तो हमने प्रोटो मैन्युफैक्चरिंग से कर लिया। अब हमें क्या है कि एक्चुअल मास प्रोडक्शन पार्ट्स चाहिए।
तो जो भी OEMs होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि हमें क्या चीज़ें आउटसोर्स करनी है, जिसके लिए हमें अपने वेंडर्स को डेवलप करना है, और क्या चीज़ें हम इन हाउस अपने प्लांट में ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो ये एक लिस्ट फाइनल होती है। उसके बाद हम अपने वेंडर्स सेलेक्ट करते हैं। लेट अस सपोज हमें कुछ पार्ट किसी दूसरे सप्लायर से मंगवाना होता है, तो हम उसके लिए सप्लायर फाइनल करते हैं कि इसके लिए हम ये प्रोडक्ट किस सप्लायर को देंगे, उनके इवैल्यूएशंस होते हैं और उसके बेसिस पे हम उनको फाइनल करते हैं। देन क्या होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस चेक करते हैं, सप्लायर्स की भी और खुद की भी। ये जो चीज़ें मान लो हम अंदर बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं, मैन पावर है कि नहीं, ये सारी रेडीनेस चेक करते हैं। एंड देन सप्लायर के एंड पे भी ये चीज़ें हम चेक करते हैं, जिसका मैं डिटेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बताऊंगी। देन हम एक पायलट लॉट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर डेवलप जो हमारे प्रोडक्ट डेवलप होके आते हैं, तो ऑब्वियसली मास प्रोडक्शन में भी नहीं लेके आते हैं इनको, हम एक पायलट लॉट बनाते हैं ताकि हमें इश्यूज आइडेंटिफाई हो जाए कि इसको मैन्युफैक्चर करने में कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, असेंबली करने में कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। एंड उस पायलट लॉट प्रोडक्शन के बाद हम उस लॉट की टेस्टिंग भी करते हैं, कि टेस्टिंग में भी हो सकता है कुछ फेल्योर हो, तो हम उसको फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फिर से इम्प्रूव करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस को फिर से इम्प्रूव करते हैं। अगर अब फिर हम अपने स्किल्स की बात करें, डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो मेजर डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज डिजाइन, जिसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको। देन डिपार्टमेंट होती है प्रोटो मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली टीम, व्हीकल टेस्टिंग टीम एंड मटेरियल टीम। मटेरियल टीम जो कि मटेरियल अरेंज करती है फ्रॉम वेंडर्स। तो डिज़ाइन की मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि टेक्निकल स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, हॉबीज सपोर्टिंग कौन कौन से होते हैं। अब मैं प्रोटो मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली टीम की बात करूंगी। प्रोटो मैन्युफैक्चरिंग टीम वो होती है जो कि जो डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन फाइनल किया उसके अकॉर्डिंग प्रोटो पार्ट्स बनाती हैं। तो इनको टेक्निकल स्किल्स जो रिक्वायर्ड, इनको मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये उस पार्ट को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं लैब्स में। ये ऐसा नहीं है कि इनके पास इंडस्ट्री बहुत बड़ा सा होता है, बहुत बड़ा मशीन का सेटअप होता है, नहीं, इनके पास बहुत छोटे से सेटअप होते हैं, बहुत छोटे मशीन्स वगैरह होते हैं, मतलब लैब्स होते हैं इनके पास, बट दे शुड बी अवेयर अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर इनको नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में भी पता होना चाहिए। इनके पास एक दो CNCs वगैरह रहेंगे तो इनको CNC का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक 3D प्रिंटिंग आजकल बहुत चल रहा है प्रोटो मैन्युफैक्चरिंग में, तो 3D प्रिंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। दीज आर काइंड ऑफ स्टार ऑन योर स्किल्स, कि अगर ये आपको आता है तो ऑब्वियसली दिस इज अ प्लस पॉइंट। एंड देन यू शुड हैव अ गुड इमेजिनेशन इन प्रोटो मैन्युफैक्चरिंग, तभी आप डिजाइन को देख के उसको मैन्युफैक्चर कैसे करना है उसका इमेजिनेशन करने के लिए यू शुड हैव अ गुड इमेजिनेशन। एंड हॉबीज विच आर सपोर्टिंग दिस प्रोफाइल इज लव टू मेक न्यू थिंग्स। जिन लोगों को आदत होती है ना कुछ किसी चीज से कुछ और बना दिया, सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी गुड फॉर प्रोटो मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली टीम। देन विल गो फॉर व्हीकल टेस्टिंग टीम, जो उसके बाद प्रोटो मैन्युफैक्चर करके गाड़ी बनती है उसकी टेस्टिंग करने की एक टीम होती है। So obviously the technical skill required is driving and riding with performance and evaluation skill. Driving and riding बहुत लोगों को आती है, this is good, but जो बंदे बता सके ना कि इसमें पिकअप अच्छा था, इसका एक्सेलरेशन अच्छा था, इसमें नॉइस आ रही है इंजन से, लाइक ये हाई क्या कहते हैं हाई गियर पे ये उतना अच्छा से पिकअप नहीं ले रहा था, इसका ब्रेकिंग अच्छा नहीं था, या इसका ब्रेकिंग बहुत अच्छा था। Who have the capability to evaluate the performance of that product can be a good member of vehicle testing team. Who have the ability to, soft skill में बात करें, who have the ability to listen and follow the instructions. एक तो listen इसलिए मैंने इसमें बोला है कि आप जब गाड़ी चला रहे होते हो तो आप enjoy कर रहे होते हो, तो that is a different thing, but जब आप performance check कर रहे हो तो आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। कितनी बार हम व्हीकल टेस्टिंग जो होता है वो ऐसे चला के ही नहीं करते, टेस्ट बेंचेस पे भी करते हैं। टेस्ट बेंचेस बने होते हैं, डिजाइन होते हैं, उस पर चलाते हैं, तो आपको उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं। अगर आपने उसमें से एक भी पैरामीटर को फॉलो नहीं किया तो व्हीकल टेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो कुछ बिल्कुल ही अलग आ जाएगा। सो द हॉबी सपोर्टिंग दिस प्रोफाइल इज लव टू ड्राइव और राइड। देन आई विल गो फॉर मटेरियल डिपार्टमेंट। मटेरियल डिपार्टमेंट जो है अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री में। लाइक इनिशियली कुछ डिपार्टमेंट उसमें जैसे वेंडर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो नए वेंडर्स को डेवलप करते हैं। स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग होता है जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ से पार्ट्स, लेट अस सपोज एक प्लांट मेरा गुड़गांव में है तो मेरे सप्लायर्स गुड़गांव में होंगे, या मेरे सप्लायर्स जयपुर में होंगे, या मेरे सप्लायर्स हरिद्वार में होंगे। दे विल डिसाइड, दे विल डू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो ये भी मटेरियल टीम ही करती है। इनको जो नॉलेज होना चाहिए दैट इज, इनको भी पूरा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए, इनको पूरी मटेरियल की प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना चाहिए, तभी ये क्योंकि जब वेंडर डेवलपमेंट है कि मुझे किस मटेरियल का प्रोडक्ट बनाना है तो उनका मटेरियल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो जो आप लोग पढ़ते हैं ना मैकेनिकल में सोम टोम,
and production processes, please उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. These topics are very important if you want to be in design or material department. Then the soft skills required is negotiation skill and they should have a good communication. क्योंकि ये pricing वगैरह भी final करते हैं suppliers के साथ, तो इनका negotiation skill बहुत strong होना चाहिए and they should have a very good communication skills. Material department के लिए वो लोग का नेचर जो जिनको शॉपिंग करना बार्गेन करना बहुत पसंद है ना, दिस डिपार्टमेंट इज वेरी गुड फॉर, क्योंकि ना इसी वजह से ना आई थिंक आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स इन मटेरियल डिपार्टमेंट बिकॉज आई थिंक दे लव टू शॉप एंड बार्गेन टू. उसके बाद डिजाइन एंड डेवलपमेंट में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट भी आता है डेवलपमेंट में, नॉट इन डिजाइन बट इन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑपरेशंस डिपार्टमेंट आता है, जो कि ओईएम्स का इन हाउस फैसिलिटीज की मैं बात कर रही हूँ. इसमें लाइक हमारे वेल शॉप्स होते हैं, पेंट शॉप होते हैं, असेंबली लाइंस होती हैं, तो इनका जो टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है उनको मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस की पूरी नॉलेज होना चाहिए. टीपीएम दैट इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. सॉफ्ट स्किल्स इनमें जो रिक्वायर्ड है दैट इज मैन पावर हैंडलिंग, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन देख रहे हैं ना, ऑपरेशंस देख रहे हैं ना, तो यू हैव टू डील विद हेल लॉट ऑफ पीपल एंड लाइक ऑपरेटर्स हैं आपके अंडर, 200-300 लोग आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यू शुड नो emotional intelligence, interpersonal skills, you should have good interpersonal skills with them, you should know how to handle conflict management. बहुत झगड़े होते हैं लोगों के बीच में आपस में, तो जो बंदे ऐसे होते हैं ना इंटरव्यू के टाइम पे, लेटर सपोज जो मुझे लगेगा कि ये बंदा ना इजीली हैंडल कर लेगा लोगों के झगड़ों को, ये बंदा इमोशनली थोड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है मुझे, या ये मैन पावर अच्छे से हैंडल कर लेगा, तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर दिस काइंड ऑफ गाय और गर्ल. So then and obviously technical skill में उनको manufacturing process and production processes का पता होना चाहिए. The hobbies supporting for operation department is love to meet new people and organizing event. Okay, there are some indirect department involved in design and development process. They are project management. Project management department. They are specific project management department. Like I work in project management department. They have to look after everything about the product, entire product life cycle, from project initiation to after sales service. They look after everything. Okay, so they must be aware about the specific engineering stream in which they have done their engineering. और बाद में जाकर के जब आप काम करने लगते हैं तो अपने स्ट्रीम के अलावा बाकी स्ट्रीम्स के बारे में भी पता होना आपको बहुत जरूरी है. Then you should be aware about the product life cycle, which I am already explaining to you. You should be aware about the software like PLM, SAP, etc. Soft skills required for being in project management, you should have a very good interpersonal skills, because you'll have to deal with a lot of departments, so you should have a very good interpersonal skills as well as very good hold on conflict management. So the hobby supporting project management profile is love to interact with people as well as organizing event. Then another indirect department is quality department. Quality department works from design phase to after sales and service. So the skills required to being in quality department is you should be aware about the quality tools, that is 7 QC tools. I think आपके syllabus में भी है, मैंने कॉलेज में बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ा था इसको, बट जब मैं इंडस्ट्री में आई तो इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा था. 7 QC tools like हिस्टोग्राम एंड क्या कहते हैं फिश बोन डायग्राम, ये सब आपने पढ़ा होगा. ये 7 QC टूल्स होते हैं. देन 6 सिग्मा के बारे में उनको पता होना चाहिए. टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में क्वालिटी डिपार्टमेंट में दिस इज अ मेजर टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी डिपार्टमेंट. सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड आर एनालिटिकल एबिलिटीज. आप बहुत विजिलेंट होना चाहिए. क्वालिटी डिपार्टमेंट में वो बंदा बहुत सक्सेसफुल है जो बहुत विजिलेंट है. लेट सपोज कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, किसी ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, तो यू शुड बी वेरी विजिलेंट इफ यू वांट टू बी इन क्वालिटी डिपार्टमेंट. देन यू शुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, क्योंकि जो भी इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू क्वालिटी डिपार्टमेंट के मेंबर्स की ही होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इसको सॉल्व करने की. सो द हॉबी सपोर्टिंग, जिनको लगता है कि आई एम परफेक्ट, I am Mr. and Miss Perfect, so you can be a good guy or girl for quality department. And if you are very vigilant, आप कॉलेज में भी बहुत vigilant हैं कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो then you can be a good person for quality department. Then the another indirect department supporting design and development is manufacturing engineering. Manufacturing engineering के लिए आपको manufacturing and production process की पूरी knowledge होनी चाहिए, आपको toolings and machines की पूरी knowledge होनी चाहिए, SOM and TOM again. तो एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं इसमें जैसे मोस्ट, ऑटोकैड, ये सारे यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में. सॉफ्ट स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं. नेगोशिएशन स्किल्स इसलिए क्योंकि ये टूलिंग्स एंड मशीन्स परचेज भी करते हैं अपने सप्लायर्स से. दैट्स व्हाई दे शुड हैव अ वेरी गुड नेगोशिएशन स्किल एज वेल एज इंटरपर्सनल स्किल्स
भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ डील करते हैं. Hobbies supporting this profile is love to shop and bargain, love to design new things. So the design and development process is over now. So anyone is having any query, you can ask me or you can write down your question. We'll discuss it at the end of the session. At the end, Rohini, carry on. Okay. Sorry. Then we'll go for manufacturing process. What I have already discussed some points of manufacturing in the design and development process. First of all, what we'll do, we'll फाइनलाइज द मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी, लाइक कि हम क्या चीज़ इन हाउस बनाने वाले हैं, क्या चीज़ सप्लायर से लेने वाले हैं, हमारा वॉल्यूम कितना होना चाहिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन क्या होगा. लेट अस सपोज हीरो मोटो को आपके पास 5 प्लांट है, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये गुड़गांव में बनाना है, हरिद्वार में बनाना है, निमराना में बनाना है या चित्तूर में बनाना है, कहाँ बनाना है. तो विल डिसाइड द मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, वॉल्यूम, क्या चीज़ें हम सप्लायर से मंगाने वाले हैं, क्या चीज़ें हम इन हाउस बनाने वाले हैं. सेकेंड वे हम फैसिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं कि फैसिलिटी 4M मेथड पे काम करता है, दैट इज मशीन्स, मैन, मेथड एंड मटेरियल. सो क्या कहते हैं, मशीन्स हमारे पास हैं या नहीं है, टूल इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो उनका ऑर्डरिंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ये सारा कुछ करते हैं, बोथ एट सप्लायर एंड एज वेल एज इन हाउस. देन व्हाट वी डू, ऑपरेशन लाइन मैनेजमेंट. इसमें हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज हमने सब कुछ फाइनल कर लिया, जो अब हमारी असेंबली लाइन है इसको फाइनल, इसका ऑपरेशन सीक्वेंस क्या होगा. लेट अस सपोज एक बाइक बन रही है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक बाइक कैसे बनती है, एक पूरा चेसिस होता है, चेसिस के ऊपर पहले क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा. लेट अस सपोज चेसिस के ऊपर हमने पहले एक हमारा स्विंग आर्म होता है वो लगेगा, देन व्हील लगेगा, देन मान लीजिए इंजन माउंट होगा, देन उसके ऊपर मान लीजिए फ्यूल टैंक माउंट होगा, उसके ऊपर उसके साइड कवर्स लगेंगे, हेडलाइट लगेगा. तो इस तरह के ऑपरेशन सीक्वेंस फाइनल होता है. देन इसकी लाइन बैलेंसिंग होती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग. लाइन बैलेंसिंग, लेट अस सपोज पेंट शॉप है, वेल्ड शॉप है, तो ये हमारी जो कैपेसिटी होती है, लेट अस सपोज मुझे एक दिन में 25,000 बाइक्स बनानी है. जैसे हीरो मोटो आप एक दिन में ऑलमोस्ट 25,000 बाइक्स बनाती हैं, और मुझे अपने एक लाइन से 17 सेकंड में एक बाइक कंप्लीट हो जाना चाहिए. हर 17 सेकंड में हम एक बाइक रोल डाउन करते हैं एक लाइन से. तो हमें 17 सेकंड से कैसे उसको लाइन बैलेंसिंग करनी पड़ती है. मुझे हर एक बंदा जो लाइन पे खड़ा होता है उसको सिर्फ 17 सेकंड या उससे कम का काम देना होता है. अगर मैंने किसी को 18 सेकंड का काम दे दिया ना, तो वो क्या हो जाएगा कि वो मेरी लाइन रुक जाएगी बार बार, हर 18वें सेकंड पे वो लाइन मेरी रुकेगी. तो इस तरह का बैलेंसिंग करना, आप प्रोडक्शन प्रोसेसेस करके एक सब्जेक्ट है अपने इंजीनियरिंग में, उसमें पढ़िएगा, यू विल गेट ए गुड नॉलेज ऑन दैट. या फिर आपने नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में देखा होगा असेंबली लाइंस कैसे रन करती है. तो मुझे अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने पूरे लाइन को बैलेंस करना है कि उस लाइन पे कितनी मैन पावर लगेगी. एक मशीन है, उसकी कैपेसिटी मान लो 500 की है और मुझे 1000 पार्ट्स बनाने हैं, तो मुझे 2 मशीन्स लगानी पड़ेंगी. तो इस तरह को लाइन बैलेंसिंग कहते हैं. देन मैन पावर एलोकेशन, मुझे कहाँ पे कौन से बंदे लगाने हैं और हर एक बंदे के पास कितना काम होना चाहिए. सॉरी. उसके बाद लास्ट मेरा है कि मैन्युफैक्चरिंग मैं कैसे कर रही हूँ, कि डेली प्रोडक्शन एंड असेंबली ऑफ प्रोडक्ट. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में जो डिपार्टमेंट इसमें लिखे हुए, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि इसमें ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एंड इनके स्किल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. Now we'll go for sales and marketing. अब क्या मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार है, now I'll go for sales and marketing. सेल्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फीडबैक फ्रॉम द प्रोबेबल कस्टमर. हमारा एक प्रोडक्ट बन जाता है जब हमारा पायलट लॉट में मैन्युफैक्चरिंग से पहले हमारा जो पायलट लॉट में प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोबेबल कस्टमर्स हो सकते हैं, हम अपने डीलर्स को देते हैं, और वो कुछ प्रोबेबल कस्टमर्स को बुलाते हैं, उनको देते हैं और उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि आपको क्या लगता है, इसमें क्या चेंज होना चाहिए, इस बाइक में कुछ अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है. उसके बाद जैसे मीडिया ट्रायल के लिए भी कुछ प्रोडक्ट देते हैं, अपने मीडिया के फीडबैक्स आते हैं, उसमें भी हमें, मतलब अभी ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं होता है, ये फीडबैक सिर्फ हम ले रहे होते हैं. अगर इसमें हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं कि जो बहुत सीरियस इश्यूज है, तो फिर हम उनको इम्प्रूव करते हैं मास प्रोडक्शन से पहले. और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हमने जो इमेजिनेशन किया था प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज में अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्या एक्चुअल में जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया है वो उससे अलाइन कर रहा है या नहीं. ऐसा नहीं हो कि हमने इमेजिनेशन कुछ और किया था और बन के कुछ और ही आ गया. तो हम इसी फेज में, फीडबैक फेज में ही उसको भी अलाइन करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना सेल्स का प्लान बनाते हैं
जोन वाइज डिसाइड करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में इतनी बिकने वाली है, साउथ इंडिया में इतनी बिकने वाली है, ईस्ट इंडिया में, और उसमें भी डीलर्स के अकॉर्डिंग इस डीलर को इतना देंगे, इस डीलर को इतना देंगे। फिर वेरिएंट वाइज भी डिसाइड करते हैं कि जैसे हर एक, मान लीजिए बाइक का अलग अलग वेरिएंट होता है, कोई डिस्क ड्रम, कलर्स अलग अलग, फिर फीचर्स अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा वेरिएंट कहाँ पे ज़्यादा बिकेगा और कहाँ पे हम कौन सी बाइक भेजने वाले हैं। फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइनल करते हैं कि कौन कौन से डीलर्स रहेंगे, कौन कौन से टच पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पे हम अपनी गाड़ियों की सेल करेंगे। देन आता है हमारे ट्रेनिंग का। इसमें हमें अपनी डीलर्स को ट्रेनिंग देना होता है, उनको बताना होता है कि प्रोडक्ट, जैसे वो प्रोडक्ट सेल जनरली डीलर्स ही सेल करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। फिर उनके जो सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग फेज में। देन ब्रांडिंग करते हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट आप लोग देखते होंगे, कोई भी नया प्रोडक्ट आने वाला होता है, और साथ ही साथ इनके लॉन्च इवेंट्स पे भी काम करते हैं कि कैसे लॉन्चिंग होगी प्रोडक्ट की एंड ऑल। देन डे टू डे सेल्स होता है, एंड इनिशियल मंथ्स में जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके कुछ महीनों के बाद हम हमेशा अपने कस्टमर्स से इनिशियल फीडबैक लेते हैं, ट्राई करते हैं कि मतलब कुछ अगर मेजर इश्यूज होता है तो देन हम उस पर काम भी करते हैं। ये भी हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ही एक पार्ट होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो है वो है सेल्स, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। सेल्स में जो प्रेफर्ड टेक्निकल स्किल होता है दैट इज MBA सेल्स, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए उनको, एंड मार्केट सिनेरियो के बारे में उनको पता होना चाहिए। साथ ही साथ उनका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। एंड देन क्वालिफिकेशन क्वेश्चनिंग। क्वालिफिकेशन क्वेश्चनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए सेल्स में आप कभी जाते हैं कुछ खरीदने के लिए और आप से वो खुद ही बताया जा रहा है कि मेरे इस प्रोडक्ट में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, हो सकता है वो अच्छा है कि आपको जरूरत ही नहीं है, तो क्वालिफिकेशन क्वेश्चनिंग की इसलिए जरूरत होती है ना कि आप उससे पूछिए आपको क्या चाहिए। अच्छा, आपके ऑफिस जाते हैं तो आपको तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये डेली ऑफिस जाते हैं तो इसको कंप्यूटर में चाहिए होगा, शायद, नॉट 100%। अच्छा, आपको बाइक में इंटरेस्ट है, आप अगर उससे अच्छी क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो आप उसको अच्छा प्रोडक्ट दिखा पाएंगे अपना, या उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट दिखा पाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर बीइंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट। एंड देन रेपो बिल्डिंग। आपकी रेपो बिल्डिंग की कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। विद इन फ्यू मिनट्स और सेकंड्स अगर आप अच्छा रेपो बना लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट तुरंत सेल हो जाएगा। द हॉबी सपोर्टिंग सेल्स डिपार्टमेंट इज यू शुड बी अ गुड स्टोरी टेलर और अ राइटर। इस तरह के हॉबीज अगर आपके हैं तो आप सेल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं, बट दीज आर द हॉबीज विच आर सपोर्टिंग दिस प्रोफाइल। सो इन मार्केटिंग मैंने जैसे पहले ही बता दिया था मार्केटिंग का, बट फिर भी MBA मार्केटिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केट सिनेरियो, गुड कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एंड हॉबीज में वही स्टोरी टेलर, सोशल मीडिया फ्रेंडली, ब्लॉगर। देन विल कम टू कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, ये कम्युनिकेट करते हैं मीडिया पर्सन्स के साथ या कभी कभी कस्टमर्स के साथ भी। तो इनका जो टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होता है ये मास कम्युनिकेशन करके आते हैं मेजर। अगर इनिशियल फेज में आते हैं, इनको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उनको मार्केट सिनेरियो के बारे में पता होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स जो रिक्वायर्ड है गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल एंड रैपो बिल्डिंग। इनके हॉबीज में भी जो सपोर्ट करते हैं दे आर स्टोरी टेलर, राइटर, सोशल मीडिया फ्रेंडली एंड ब्लॉगर। सो सेल्स एंड मार्केटिंग इज ओवर। नाउ विल गो फॉर आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में सबसे पहले हम फाइनल करते हैं कि हमारे सर्विस वर्कशॉप्स चैनल पार्टनर्स कौन कौन से होंगे और उनके पास वर्कशॉप में सर्विस करने के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि सर्विस करने के लिए एक पर्टिकुलर टूलिंग और एक सेटअप की ज़रूरत होती है। तो वो हम जो कंपनी होती है वो इंश्योर करती है कि हमारे वर्कशॉप्स में अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद हम ट्रेनिंग देते हैं सर्विस पीपल को, उनका मैनुअल प्रिपेयर करते हैं, SOP प्रिपेयर करते हैं। देन डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से पार्ट सर्विसेबल होंगे। सर्विसेबल पार्ट ऐसा नहीं है कि हम मतलब फ्यूल टैंक में एक फ्यूल पंप खराब हुआ तो पूरा का पूरा फ्यूल टैंक चेंज कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम डिसाइड करते हैं कौन सा छोटा से छोटा पार्ट कौन सा होगा जिसको हम सर्विसेबल रखेंगे। दैट इज अगर फ्यूल पंप खराब हुआ है तो हम फ्यूल पंप कैसे चेंज करें, ना कि पूरा फ्यूल टैंक चेंज कर रहे हैं। फ्यूल पंप में भी हो सकता है एक पर्टिकुलर कोई सेंसर खराब है, तो क्या हम सिर्फ उस सेंसर को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह एक स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है, पार्ट्स डिसाइड होते हैं कि सर्विसेबल पार्ट्स कौन से होंगे। एंड साथ ही साथ उसके साथ साथ हम स्पेयर पार्ट्स भी डिसाइड करते हैं कि ऑब्वियसली अगर कुछ खराब होता है तो उसको चेंज करने के लिए स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक फाइनलाइजेशन होता है सर्विसेबल एंड स्पेयर पार्ट्स की। उसके बाद इनकी पैकेजिंग कैसे होगी, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ये डिसाइड होता है। और फिर ये डिसाइड होता है कि पैकिंग करके इसको ट्रांसफर कैसे किया जाएगा वर्कशॉप में। लाइक जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इनका स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस जो है वो ही अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे तो आई विल से
पर डे 8 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस होता है। एंड हमारा स्पेयर पार्ट्स का सिर्फ और सिर्फ स्पेयर पार्ट्स का एक प्लांट है अलग से, जो कि सिर्फ स्पेयर पार्ट्स जो ऑर्डर आता है उसको पैक करते हैं और उसको बेचते हैं कस्टमर्स को। तो स्पेयर पार्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। देन कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है जो कि कस्टमर के इश्यूज को एड्रेस करता है एंड सर्विस वगैरह करने के लिए जैसे मान लो शेड्यूल फाइनल कर देगा कि आप अब आ जाइए, अभी आ जाइए, कैसे करना है, इनको बेसिक ट्रबल शूटिंग वगैरह के बारे में भी पता होता है। देन आता है आफ्टर सेल सर्विस में वारंटी डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट ही होता है आफ्टर सेल सर्विस के अंडर, कि वारंटी कंडीशंस फाइनल करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी पार्ट्स जो है वो वारंटी के अंदर आएंगे। जैसे आप भी कभी कुछ खरीदते हैं तो उसमें रहता है ना वारंटी का टर्म्स एंड कंडीशंस, इस तरह से। और ये वारंटी के इश्यूज भी एड्रेस करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने कहा कि आई विल गिव यू 5 years वारंटी और उसमें वो खराब हो जाता है वो पार्ट, तो उस इश्यू पे काम होता है, क्योंकि अगर मैंने वारंटी दिया है और उसमें खराब हो जाता है तो कंपनी की रेपो खराब होती है। तो वारंटी डिपार्टमेंट जो है वो एड्रेस भी करते हैं वारंटी इश्यूज को। अब इसमें जो मेजर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है सर्विस डिपार्टमेंट, और इसका जो मेजर टेक्निकल स्किल ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले लोगों को बहुत प्रेफर करते हैं ऑटोमोबाइल सर्विस डिपार्टमेंट में, क्योंकि इनको एज कम्पेयर टू मैकेनिकल गाइज और इलेक्ट्रिकल गाइज ऑटोमोबाइल वालों को पार्ट्स के बारे में, बाइक के पार्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। तो दे शुड नो, जो आप लोग व्हीकल मेंटेनेंस के लैब्स को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रोडक्ट ट्रबल शूटिंग। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ट्रबल शूटिंग के बारे में उनको पता होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट सर्विसिंग मेंटेनेंस के बारे में उनको पता होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल में इनको मैन पावर मैनेजमेंट बहुत इनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इनको सर्विस के वर्कशॉप में बहुत लोगों से डील करना पड़ता है। दे शुड हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। They should also have a quality of qualification questioning. कस्टमर से जब तक आप पूछेंगे नहीं कि आपको क्या इशू आ रहा है, इसमें ऐसा फील हो रहा था, कैसा फील हो रहा था, तभी आप उस इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे। They should have an analytical ability, problem solving skills, and the hobby supporting service profile is love to travel because they have to travel a lot. Let us suppose कोई अगर एक सर्विस टेरिटरी मैनेजर है किसी एरिया में, उसको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। They love to repair things. उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट आता है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। उनको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उनको बेसिक ट्रबल शूटिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर इनको कोई कॉल करके बोलता है कि मुझे बेसिक ये इशू आ रहा है, तो वो अगर उनको बेसिक ट्रबल शूटिंग पता हो तो शायद वो कॉल फोन पे ही उसको रिजॉल्व कर दे। इससे क्या होता है कि कस्टमर बेस हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। सॉफ्ट स्किल अगर बोले तो गुड कम्युनिकेशन स्किल, दे शुड ऑल्सो बी वेरी गुड इन क्वालिफिकेशन क्वेश्चनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, रैपो बिल्डिंग एंड ए गुड लिसनर। कस्टमर केयर में गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। पता चला आप ही बोलते जाए, आपने सुना ही नहीं कस्टमर का इशू क्या है। And they love to talk to new people. This profile, the people who really love to talk to new people, they can be a good person for the customer care department. Then we'll go for warranty. वारंटी वालों का प्रोडक्ट नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हर एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। वो उसके बाद इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स पता होना चाहिए कि अगर कोई वारंटी इशू आता है तो उसको कैसे सॉल्व करे, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दे ऑल्सो शुड हैव अ गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि इनको बहुत प्रेजेंटेशन देने होते हैं कि ये इशूज़ आया, इतने पूरे इंडिया का मान लीजिए इतने इशूज़ आए, इतने सॉल्व हो गए, तो दे शुड हैव अ गुड प्रेजेंटेशन स्किल टू प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट। देन दे शुड हैव अ गुड एनालिटिकल एबिलिटी, दे शुड बी वेरी विजिलेंट, and they should have a problem solving attitude. So here it's over. Now I'll talk about other supporting department in the industry apart from the product life cycle process. One is project engineering department. Project engineering department का क्या काम होता है कि लाइक हीरो के मान लो एक प्लांट था, दूसरा प्लांट बनाना है। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक नया प्लांट सेटअप खड़ी करती है कहीं जा करके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ही डिपार्टमेंट है। इसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं, लाइक प्रोडक्शन, असेंबली, डिजाइनर्स। रीजन बीइंग इसलिए कि ये पूरा एक नया प्लांट बनाते हैं, तो इसमें किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बंदे हो सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल के हो, ऑटोमोबाइल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, आईटी के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, सिविल इंजीनियरिंग के हो। सारे इंजीनियरिंग वालों का वेलकम है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। हम अगर ये सोचते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सिर्फ ऑटोमोबाइल वाले ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इस डिपार्टमेंट के लिए जो मेजर टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड है कि उनको मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, उनको टूलिंग मशीन्स का नॉलेज होना चाहिए, उनको प्रोडक्शन प्रोसेस के सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, मोस्ट, ऑटोकैड, कैड। आईटी वालों का क्यों जरूरत है, पूरा आईटी का सेटअप लगता है उसमें, किसी प्लांट में पूरा आईटी का सेटअप लगेगा तो आईटी वाले भी चाहिए होंगे। सॉफ्टवेयर वाले इसलिए चाहिए होते हैं जो बहुत सारे मशीन्स लगते हैं जिसमें पीएलसी प्रोग्रामिंग एंड ऑल होते हैं, तो उसके लिए हमें
सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स चाहिए होते हैं। तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज़ अ वेरी बिग डिपार्टमेंट। इसमें जो सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड होते हैं, नेगोशिएशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल। नेगोशिएशन स्किल इसलिए क्योंकि ये सप्लायर्स के साथ डील करते हैं, उनके साथ कॉस्टिंग करते हैं, उनसे इक्विपमेंट खरीदते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक नया प्लांट लग रहा है तो 2000 करोड़ 3000 करोड़ का पूरा सेटअप होता है, तो उसमें बहुत कॉस्ट जाता है। तो इनका नेगोशिएशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। Hobby supporting this profile is love to shop and bargain and love to design new things. Then एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, दैट इज मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मेजर काम होता है कि जो भी प्रोडक्ट मतलब जो भी मशीन्स इक्विपमेंट्स टूल्स लगे हुए हैं, अगर उसमें कभी कोई फेलियर आता है तो उसको सही करना। तो इनका जो सबसे मेजर टेक्निकल स्किल, इनको मशीन्स के बारे में पता होना चाहिए, इनको हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। हार्डवेयर लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक कुछ भी हो सकता है। मशीन के सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, इनको सब आना चाहिए। इनको पीएलसी प्रोग्रामिंग आना चाहिए, इनको क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर कैसे सही करना, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इनको इलेक्ट्रिकल सिस्टम सही करना आना चाहिए, इनको मैकेनिकल सिस्टम सही करना आना चाहिए, इनको हाइड्रोलिक सिस्टम। दे शुड बी ऑल राउंडर। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ऐसा रखते हैं कि मैकेनिकल वाले गाय अलग होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले गाय अलग होते हैं, हाइड्रोलिक। तो इस डिपार्टमेंट में भी ना हर एक इंजीनियरिंग ट्रेड के लोगों को लिया जाता है। इनका जो एक ही सबसे ज़्यादा सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड होती है, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स। कोई चीज़ फेल हुई, बहुत जल्दी से जल्दी आपको सही करना है। और जो हॉबी सपोर्ट करता है मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी डिपार्टमेंट के लिए, कि उनको जिनको मशीन से बहुत प्यार है ना, तो दे कैन बी गुड वन फॉर मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी डिपार्टमेंट। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है हर एक इंडस्ट्री में। जो कि हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आईटी डिपार्टमेंट क्या करेगा। आईटी डिपार्टमेंट हमारा एक खुद का बहुत बड़ा आईटी डिपार्टमेंट है। एंड लाइक जो डेली का प्रोडक्शन चलता है, अगर आईटी का एक दिन का फेलियर हो जाता है तो पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है। हम क्योंकि सैप में पंच नहीं कर पाएंगे कितनी गाड़ियां बनी हैं, हम ये पंच नहीं कर पाएंगे कितनी गाड़ियां गेट से निकली हैं। तो हर एक चीज़ में आईटी तो आजकल प्रोडक्ट से लेकर के प्रोसेस हर चीज़ में चाहिए। तो आईटी का जो टेक्निकल स्किल है, दैट इज स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम का नॉलेज होना चाहिए उनको, लेटेस्ट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। इनका भी एक ही सॉफ्ट स्किल जो मेजर रिक्वायर्ड है, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स। एंड द हॉबीज हु लव प्रोग्रामिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ इन आईटी टीम। देन देर इज अ मेजर डिपार्टमेंट सिविल हेल्थ एंड सेफ्टी। सिविल डिपार्टमेंट जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये कोलैबोरेट करते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग टीम के साथ। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जैसे जिन्होंने फायर टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर रखा है, जिन्होंने सेफ्टी टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर रखा है, वो लोगों को, वो ऐसे लोग मिलते नहीं हैं बहुत। जो लोग किए हुए रहते हैं ना, इनको बहुत डिमांड है इंडस्ट्री में। तो इनको अपने स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम का नॉलेज होना चाहिए। इनका भी बहुत क्विक रिस्पांस की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी में मैन पावर हैंडलिंग होना चाहिए इनका अच्छा, इंटरपर्सनल स्किल अच्छा होना चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी अच्छा होना चाहिए, लव टू एक्सप्लोर एंड बिल्ड न्यू थिंग्स। देन एक मेजर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है इनडायरेक्ट में ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का काम है ये जो हायरिंग वगैरह का सारा काम, एंड देन उनके लिए एम्प्लॉयज बेनिफिट्स पॉलिसीज वगैरह बनाना, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है। इसमें जो टेक्निकल स्किल्स है, दैट इज एमबीए एचआर। एंड इनको अपने लीगल लॉज एंड ऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। लेट अस सपोज फैक्ट्री एक्ट क्या है, लेबर एक्ट क्या है, ये सब इनको पता होना चाहिए। इनका जो मेजर सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड है, दैट इज मैन पावर हैंडलिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जिनको लव टू इंटरेक्ट विद पीपल, दे आर गुड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। देन अनदर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इज फिनेंस। जिनका एमबीए फिनेंस हो, कोई सीए हो, या स्पेसिफिक ग्रेजुएशन स्ट्रीम हो लाइक बीकॉम एंड ऑल, तो वो फिनेंस डिपार्टमेंट में। इनका भी सॉफ्ट स्किल जो रिक्वायर्ड है, दैट इज अ क्विक रिस्पॉन्स। So now I'll discuss the cross functionality in automobile industry as per the branches in RGIT. So we have 6 branches in RGIT: automobile, electronics, electrical, information technology, computer science and mechanical. सबसे पहले मैं डिजाइन डिपार्टमेंट की बात करूंगी। डिजाइन डिपार्टमेंट में आप में से क्या लगता है कि कौन कौन से ब्रांचेस वाले डिजाइन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं? एनीवन? Automobile, electronics and mechanical. No, everyone. अब मैं आपको एक बार बता दूं कि कौन कौन कहाँ जा सकते हैं। अभी एग्जांपल मैं आपको एक बाइक का दे देती हूँ, क्योंकि जैसे आई इन्वॉल्व इन बाइक्स। लेट अस सपोज ऑटोमोबाइल तो है ही, क्योंकि ऑटोमोबाइल के बारे में उनको पता है। मैकेनिकल है ही, मैकेनिकल वाले भी ऑटोमोबाइल आराम से जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आराम से जा सकते हैं, क्योंकि बाइक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक हमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के बंदे ही चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिजाइन में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एक अलग है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे ही चाहिए होते हैं। अब मैं बात करूँगी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस कहाँ पे रिलेवेंट होते हैं।
लेट अस सपोज अब बाइक्स में आ गया है हमारे, एग्जांपल मैं एक छोटा सा दूंगी, ABS सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, उसमें हमारा एक ECU लगता है, इलेक्ट्रॉनिक जनरेट कंप्यूटर यूनिट, स्पीड कंट्रोलर। हाँ उसका प्रोग्रामिंग करना होता है। तो उसके बाद साथ ही साथ उसको कनेक्ट करना होता है हमारे पूरे बाइक के डिवाइसेस के साथ। तो इन सब में ना ये काम मैकेनिकल वाला बंदा नहीं कर पाएगा, ये काम ऑटोमोबाइल वाला बंदा शायद नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाला भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें स्पेसिफिक ना कंप्यूटर साइंस एंड IT वाले बंदे चाहिए होते हैं। और यू वोंट बिलीव, क्योंकि जो IT एंड कंप्यूटर साइंस के अच्छे अच्छे बंदे होते हैं वो कोर IT एंड कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो जो बंदे ऑटोमोबाइल में होते हैं ना IT एंड कंप्यूटर साइंस वालों की, उनकी बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि बाकियों को कुछ आता नहीं होता है, एंड दे नो मोर देन यू। सो अगर हम ये सोचते हैं ना कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें कंप्यूटर साइंस IT वाले क्या करेंगे, इट्स वेरी रॉन्ग। देन मटेरियल डिपार्टमेंट की बात करें, सॉरी मैंने पहले ही मटेरियल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मटेरियल डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वालों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इन सब की बहुत ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल अगेन मैं कहूँगी जितने भी इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स होते हैं हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं सप्लायर एंड पे और इसकी असेंबली करते हैं यहाँ पे, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाले ही चाहिए। और तो और अब जब हम जैसे EV की तरफ स्विच करने वाले हैं बहुत जल्द, सारी पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री EV की तरफ जा रही है, तब तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वालों की डिमांड ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल वालों से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल वालों को भी कि तुम भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज अपना थोड़ा सा बढ़ाओ। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या लगता है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है? मैम CSIT ऑटोमोबाइल। हाँ CSIT एंड ऑटोमोबाइल। नहीं, आई थिंक ऑपरेशंस में सब थे। मैंने अभी बताया ना तुम लोगों को कि IT का एक पर्टिकुलर सेटअप होता है। हाँ IT एक इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट होती है, बट IT का एक पूरा का पूरा सेटअप होता है, इसके बिना ऑपरेशंस चल ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल मैं कहना चाहूँगी, जो गाड़ियाँ बनती हैं उनका हम डाटा कैसे मेंटेन करेंगे, कितनी गाड़ियाँ बन गई, किस कलर की बन गई, कौन से वेरिएंट की बन गई, कॉपी पेन पे तो नहीं लिखेंगे ना, उसको हमें कंप्यूटर पे ही, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है प्रॉपर। उस सॉफ्टवेयर अगर हमारा मतलब अगर मान लो हम 1 मिनट में 3 बाइक बनाते हैं ना, तो अगर आधे घंटे का IT का शटडाउन हो गया ना तो 100 गाड़ियों का नुकसान हो जाता है। तो IT उतना ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जितना ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ ये है कि IT एंड कंप्यूटर साइंस जो है एक इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट। एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की तो हर जगह जरूरत है, और मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल तो है ही ऑब्वियसली। ठीक है, then we'll talk manufacturing engineering, project engineering and maintenance department. अगेन मैं यही कहना चाहूँगी इन डिपार्टमेंट्स में भी सबकी ज़रूरत है। अगेन यही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस में तो अगर मैं बात करूँ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस वाले मेन स्ट्रीम में होते हैं, क्योंकि उनको मशीन्स ठीक करनी होती है, उनको प्रोग्रामिंग पता होना चाहिए। मैं कुछ साल मैंने ना मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम किया था, एंड मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, PLC प्रोग्रामिंग एंड ऑल। हमें PLC प्रोग्रामर्स नहीं मिल रहे थे, मेंटेनेंस वाले कितने दिनों तक इंटरव्यू ले रहे थे, उनको कोई PLC प्रोग्रामर नहीं मिल रहा था। हमने फिर सप्लायर्स में सर्च किया, एक PLC प्रोग्रामर मिला, उसको हम हायर करते थे घंटों के लिए। लेट अस सपोज 2 घंटे के लिए हायर किया, एंड वो 2 घंटे के लिए 4000 5000 ऐसे चार्ज करता था। सो हमें पता नहीं है कि मार्केट में डिमांड इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा है और लोग नहीं मिल रहे हैं हमें, और होंगे कुछ लोग। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम ये सोचते हैं ना कि मैं क्या करूँगी, आपको अपने कोर का नॉलेज अगर है ना तो आप यू कैन रॉक। अब आप खुद ही बता दो, वो बंदा सिर्फ 2 घंटे के लिए आता था, 5000 लेता था। अब वो 2 घंटे में नहीं सॉल्व हो पाया इशू, वो दिन भर रहा, तो हम उसे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये देते थे एक दिन का। तो डिपेंड की क्रिटिकलिटी कितनी है वर्क की। So that's all from today's session. From you, what are your major key take today's session? Anyone? Then we'll go for the question answer round. Students can ask the questions. Ma'am, it's a great session to have a knowledge about products and all. Department deep details discussion that how a product will be designing and what are the phases which are required in the industry point of view. So this is the key ways which I have taken from this session.
भाई Okay, thank you, Ajay. स्टूडेंट्स जो भी हैं लाइक कोई जब झिझक मत करो, शुद्ध हिंदी There में were पूछ several queries were there in the comment box. If they want to ask the queries, they can ask. और मतलब जितने भी Okay, मेरी I आवाज आ think रही है रोहिणी, I'll मेरी check आवाज आ रही है, the संतोष comment बोल रहा हूँ। box. It is audible. Yes, yes, sir, तो yes, sir. मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब कुछ भी झिझके नहीं, मतलब लाइक ओपन है सबके लिए। आपको जो भी क्वेरी है बिल्कुल बेझिझक पूछिए, मतलब क्योंकि ये सेशन ऐसे बार बार नहीं आता है। तो लाइक ये पूरा आपको मतलब जो भी इंडस्ट्री है पूरा उसके बारे में बताया गया है। लाइक अगर आपको लगता है ठीक है आप बोलना नहीं चाहते, आप टाइप कर दीजिए, हम आपको आंसर ऐसे भी दे देंगे। बट पूछिए, मतलब मेन थिंग है कि आप पूछिए कुछ भी। मैम मेरा क्वेश्चन Yeah, Anubhav. Yes, sir, our question one by are one in जाइए, chat one by box, sir. ट्रेंड करती है कि हमें पहले से आना चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर अगर है तो। अनुभव, ये वॉइस इज नॉट ऑडिबल, ये क्रैक कर रहा है बीच बीच में, क्या एक बार फिर से बोलेंगे? Actually, Anubhav is asking that whether we have to learn everything initially or company will provide us the training. No. We don't have to learn everything. Company will give you the training in whatever department you will go. मैं बेसिक स्किल्स ये बता रही हूँ, 2-3 चीजें जो मैं आप टेक अवे लेनी मैं बता सकती हूँ। आप जिस भी स्ट्रीम में कर रहे हैं ना इंजीनियरिंग, वेदर इट्स ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने स्ट्रीम का एक तो बेसिक नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। रटना बस बंद कर दीजिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो कहीं काम नहीं आएगा आपको, इंटरव्यूज वगैरह में काम नहीं आएगा। टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा होना जरूरी है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत डीप टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत है, वो आप जब कंपनी में जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी प्रॉपर, नो इश्यूज ऑन दैट। बट बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए। रीजन नहीं क्या हो रहा है, जब मैं आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ एक चीज। लेट सपोज मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, मैंने आपसे कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, आपने बिल्कुल आंसर नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये लड़के ने जब 4 साल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं सीखा, तो 6 महीने मेरे कंपनी में ट्रेनिंग में क्या सीख लेगा। तो दिस विल रिफ्लेक्ट योर एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। तो थोड़ा सा जो आप पढ़ रहे हैं ना, बेसिक आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम एक्सपर्ट होने चाहिए उसमें, बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा, जो नए टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं मार्केट में उनके बारे में थोड़ा अवेयरनेस रखिए। अब कुछ चीजें आपको कंपनी में नहीं सिखाएंगे, लाइक सॉफ्टवेयर वगैरह आपको आना चाहिए अगर आप डिजाइन में जाना चाहते हैं। एग्जांपल बोल रही हूँ, संतोष सर जैसे हैं डिजाइन में तो बता सकते हैं कि अगर आप डिजाइन में जानते हैं कैटिया वैटिया आना चाहिए यार, तो उतना तो मतलब बेसिक, अगर आप मान लो आप डिजाइन में जाओगे बोलोगे नहीं मुझे नहीं आता कैटिया, तो शायद वो उस बंदे को ज्यादा प्रेफर करो जिसको कैटिया आता हो, तो इट्स गुड फॉर यू ओनली। मैम व्हिच इज डिमांडिंग सॉफ्टवेयर राइट नाउ? अभी यार मुझे जहाँ तक पता है क्रियो है, आई थिंक क्रियो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री यूज कर रही है। ये प्रोई का आई थिंक रिवाइज्ड वर्जन है। Anup this side. या हेलो अनूप। Yeah. अच्छा हेलो सर। Yeah, actually, the software which you right asked. बंदा आ गया ना, बता दे। Yes, right now there are from software point of view, if you will go, there is a 2 domain, CAD and CAE. So अगर आप CAD में जाते हैं, then majorly जो industry acceptable है in automotive industry, that is CATIA and Unigraphics. And if you will go CAE, in CAE there are 4 big domains. Durability, there is a different software, and crash some different software, and aerodynamics different software. So based on your domain you will provide the training, or you can learn basic softwares like Nestran as you do in ANSYS in college level. So based on the domain you will be trained in your organization, but majorly if you will go in CAD, then you need to learn this CATIA and Unigraphics. Yes sir, thank you. Any more questions? Any more queries from the student side? Yeah, Amit Yes, has sir. asked a question in the chat box. Where do you see the role of artificial intelligence in two-wheeler industry at this, and at which stage of NPD do you feel it will have maximum impact? Amit, from industry point of from manufacturing industry point of view अगर मैं बोलूँ, manufacturing industry में AI का काम already start हो चुका है two-wheeler में, like we are working on industry 4.0, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक स्टार्ट भी हो चुका है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट।
फॉर एग्जांपल हमारी मशीन्स ऐसे रहेंगे कि जो खुद ही आपको मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट बता देगा, खुद मेंटेनेंस भी कर लेंगे, कुछ मशीन्स ऐसे भी होंगे, अपने हेल्थ का चेकअप वो खुद ही कर लेंगे मशीन्स। उसके अलावा लाइक रोबोटिक्स पे काफ़ी काम स्टार्ट हो चुका है इंडस्ट्रीज़ में, काफ़ी इंडस्ट्री यूज़ भी कर रही हैं, और रोबोटिक्स काफ़ी जगह पे यूज़ भी हो रहा है ना। आप काफ़ी अभी तक क्या था कि कोबोट्स यूज़ कर रहे थे हम लोग, जो कि कोलैबोरेटिव रोबोट्स होते हैं, जिसमें कि थोड़ा ह्यूमन इंटरफेरेंस भी होता था एंड रोबोट्स भी होते थे। लेकिन अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज कंप्लीटली रोबोट्स पे जा रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी स्टार्ट कर चुकी है काम करना, एंड देन इसमें काफ़ी अभी स्कोप है भी करने को। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक अनूप सर एंड संतोष सर आप कुछ बता सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज का। Rohini, good morning. I am Sohail. Good morning, sir. How are you? Yeah, great, sir, great. So, if you permit, can I put one question here? Yeah, sure, sir, sure. Yeah. Can you please guide the students regarding communication skills? Because most of the students who are in college never pay attention to this side, communication skills. And industry, I know industry focuses a lot on this side, on this parameter. Yes, sir. Students yes. take it very lightly. So I have already heard your lecture or this webinar. You focused on it, but I request you to please throw some light on this also, so that students can take measure from day one. Yeah, definitely. Thank you, sir. So it's a very good question. One thing I would like to say, there are few skills which are compulsory across any department in the industry. आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो ना, कुछ स्किल्स तो ऐसे हैं जो कि चाहिए ही चाहिए। उसमें से एक वन ऑफ द मेजर स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है ना, तो आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कन्वे ही नहीं कर पा रहे हैं अपने इमेजिनेशन को, आप कन्वे ही नहीं कर पा रहे हैं अपने नॉलेज को, तो मेरे लिए वो किसी काम का नहीं है, या इंडस्ट्री के लिए वो किसी काम का नहीं है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं, एग्जांपल बोल रही हूँ मैं, सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू अगर जब होता है तो वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। हमें नहीं पता होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे होते हो, जिस तरह से हमें कम्युनिकेट कर रहे होते हो, वो बहुत इंप्रेस करता है लोगों को, या फिर बिल्कुल इंप्रेस नहीं करता है। एंड वो ये चीज़ बहुत सही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंटरव्यू में सबसे पहला तो आपको जो इनिशिएट हो रहा है इंटरव्यू में, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है और आप इंडस्ट्री में चले गए, वहाँ पे आपको बहुत लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अकेले में काम करें, टीम वर्क में आपको काम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब आप टीम में काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रोल प्ले करता है। अब ये है कि इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को। कॉलेज में इसको इम्प्रूव करने के हेल लॉट आइडियाज़ हैं। सबसे पहला, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़ प्लीज़ डू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सबसे पहला मैं ये बोलूँगी, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आपकी एक पर्सनालिटी निकल के सामने आती है। आप एक मतलब आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आती है जो आपको दिखेगा नहीं, वो एक बाद में दिखेगा। मैं अपना एग्जांपल लेके बोलती हूँ, मैं कॉलेज में हर एक करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा। लाइक मैं शाई नहीं करती किसी के सामने बात करने के लिए। ये आप तभी करोगे जब आप पार्टिसिपेट करोगे। आप जब आप अपने कॉलेज मेट्स के सामने हेजिटेट करोगे बात करने के लिए, तो कल को इंडस्ट्री में आप बिल्कुल बात करने में फ्रैंक नहीं हो पाओगे। तो एग्जाम्पल, एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। क्लासेस में हमारा एक सब्जेक्ट भी है कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हम सबसे ज़्यादा लाइटली लेते हैं, तो प्लीज़ उसको लाइटली नहीं लीजिए। सर फैकल्टीज़ के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सर हम लोग इस तरह, जैसे कुछ सेमिनार्स ना आप स्टूडेंट्स का क्लास में ही स्टार्ट करवा सकते हैं। लेट सपोज कोई सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल सोम है सब्जेक्ट, एक उसका चैप्टर ना किसी एक स्टूडेंट को कभी पकड़ लीजिए और बोले कि भाई तू समझाएगा, आज की क्लास तू लेगा, कल तू पढ़ के आ जा। तो इस तरह से क्या होगा कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी इम्प्रूव होगी और उनकी जो हेजिटेशन है वो दूर होगी। हेजिटेशन की वजह से ही हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, गलत। अरे गलत बोलो सही बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए। इंडस्ट्री में कोई नहीं देख रहा कि तुम कितनी सही इंग्लिश बोल रहे हो, बट तुम क्या बोल रहे हो वो समझ में आना चाहिए।
तो प्लीज ये हम कर सकते हैं अपने एंड पे कि क्लासेस में बच्चों को ना या तो वो वॉलंटरली खुद से पार्टिसिपेट करें, नहीं तो आप नॉमिनेट कीजिए। जो बच्चे अच्छा है बोलने में उनको छोड़ दीजिए, जो बच्चे नहीं बोलते हैं ना ज्यादा उनको पकड़िए और उनको खड़ा करके उनको बोलिए कंपलसरी कि भाई बोलना है तो बोलना है, आज की क्लास तो तू ही लेगा। So, but communication skill, obviously, Sohail sir, it's very important. Thank you, Rohini. Thank you, Rohini. There are several more queries are there. Means some questions they have asked. Students are asking. अच्छा, एक question वैभव ने पूछा है। Hi Rohini, this side Deepak here. Can I ask a question? Yeah, sure, sir, sure. So basically, you should put some light on the uses of the Microsoft Excel and the PPT, because the PPT is also application. Okay, see, if you are good in the presentation, then you need to communicate through the PPT, because an industry wide definitely I agree with you, sir. Sorry, I forgot to mention, and this is one of the major skill required in any industry. Even if you are an engineer, you have to work on Excel and PowerPoint. सबसे ज़्यादा because in the college days we are not having that much of use to the Excel and the PPT. Excel तो हम बिल्कुल भी use नहीं करते हैं college में. And it comes as a shocker to us when we are entering in the industry. So for the student life, if we are preparing ourselves for the industry in terms of Excel and the PPT, then it would help us very well. Sorry, this is one of the major points which I forgot to mention. एक्सेल हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करते हैं कॉलेज में, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूजर फ्रेंडली कहते एप्लीकेशन वी कैन हैव। मीन्स पहले वर्ड में काम किया था कॉलेज में हमने, बट वर्ड तो मुझे बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं लगता। आप एक्सेल में काम करके देखिए, इट्स वेरी गुड। एंड एक्सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में। हर कोई एक्सेल ही यूज करे। आपको कोई डाटा बनाना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई शीट बनानी है, एक्सेल आनी चाहिए। आप तभी एक्सेल में, हालांकि एक्सेल में प्रेजेंट नहीं करते, प्रेजेंट हम पावर पॉइंट में करते हैं, बट जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट बनानी है तो वो एक्सेल में ही बनेगी, वो पावर पॉइंट में नहीं बनेगी। फिर हम उसको स्नैपशॉट लेकर के उधर प्रेजेंट करते हैं या कॉपी पेस्ट करके प्रेजेंट करते हैं। तो पीपीटी में तो मुझे ऐसा लगता है कॉलेज में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किसी किसी चीज़ों में तो थोड़ा बहुत काम करते भी हैं, बट एक्सेल में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ गाइज स्टार्ट वर्किंग ऑन एक्सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन इंडस्ट्रीज। एंड इसको आप आराम से वर्ड की जगह पे आप एक्सेल में काम करना स्टार्ट करो। ये बहुत यूजर फ्रेंडली भी है, आराम से कर भी सकते हो और आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया तो यूट्यूब वगैरह में आजकल अभी यश पाठक सर ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, एक्सेल का काफ़ी नॉलेज देते हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम। यश पाठक सर को भी बोल सकते हैं कि कभी वो आप लोगों को एक बेसिक क्लास दे सकते हैं एक्सेल एंड पावर पॉइंट पे। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। Okay, Rohini, we are concluding the today's session. Okay, sir. I would like to thank all the participants for patientful listening, and a special thanks to you also. And thanks to sir and Divyanshu for finalizing the complete box also, sir. Sir, I have a question. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, Sujaita. What can we do to go to in marketing section in like company except doing MBA and tech from technical? Yeah, Sujaita, there is nothing special you'll have to do. You'll have to which branch you are? Automobile. Okay, then you have a lot of scope in marketing department also, as you are from automobile. So no issues on that. You just work on your skills of automobile. Like टेक्निकल होना चाहिए, रटने वाला काम बिल्कुल मत करना, जो मैंने पहले भी कहा था। सेकंड थिंग ये है कि डिपेंड करता है कि यार ना कंपनी अगर आ रही है ना तो उस टाइम उसमें वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है, तो उस टाइम जो फर्स्ट गो में आप जा सकते हो। बट हाँ, एक बार इंडस्ट्री में जाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है ज़्यादा, तो ये आप इंडस्ट्री में भी अक्रॉस इंडस्ट्री में स्विच कर सकते हो। जैसे मैं हीरो में थी, पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में थी, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना था, तो मैंने अंदर मतलब इंटरनली शिफ्ट कर लिया, तो वो कर सकते हो। बट फर्स्ट टाइम जाने में कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कंपनी आई है, वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है, उसमें किस में लेना चाह रही है। और अगर मान लीजिए मार्केटिंग के लिए आया है तो यू आर ओके फॉर दैट, नो इशूज ऑन दैट।
ओके, अगर मार्केटिंग के लिए आई है तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे like it's a very basic thing. You join the company internally, you can change later also. It's not an issue. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon, Akshay. Ma'am, I have a question that. Ma'am, Yes, I have a question. Yeah, Akshay. Ma'am, I have a question that if the person is working in after sales department, if we want to switch for the production department, is it suitable for the person to switch? Yeah, your voice is not audible, Akshay. Can you repeat your question? Akshay is asking that if a person is working in after sales and after some time of experience, certain time of experience, you want to switch to the production department, whether it is feasible or not, whether actually it is possible or not. Because actually from my experience, I know that a person after gaining certain years of experience used to switch to a higher level, and for higher level he has to continue that particular department in which he has gained the experience. From your batch also, Praveen gets experience in that particular field of logistics and is still continuing in the logistics. The same was the case with other students also. Akshay, I just want to say something. What do you want to know, whether in the same company you want to change the department, or you are in some other company and you want to change the department in the different company? That's not issue of company, ma'am. I am just asking as journal that whether we मैं can दोनों केसेस में बता देती हूँ. लेट सपोज आप एक कंपनी में सेल्स में काम कर रहे हैं और आपको प्रोडक्शन में आना है. इसके लिए सबसे पहला जो मेजर स्किल रिक्वायर्ड होती है, दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स, कि आपके रिलेशंस कैसे हैं कंपनी में. लेट सपोज आपको सेल्स से ऑपरेशंस में आना है, तो आपके जान पहचान के लोग होने चाहिए ऑपरेशंस में. पहली बात, उनके साथ थोड़े आपके इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जो मैं फैक्ट बता रही हूँ एक्चुअल. रीजन बीइंग कि वो प्रोडक्शन में है तो वो सेल्स वाले बंदे को क्यों लेंगे, उसको लगेगा कि मुझे इसको फिर से ट्रेन करना पड़ेगा. एंड देन तो अगर लेट सपोज आपका कोई है वहाँ पे जान पहचान वाला सीनियर्स में, कि जिसको लगता है कि हाँ ये बंदा आएगा तो कर लेगा. एक तो ये, अगर मान लीजिए आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है तो क्या कर सकते हैं. कंपनीज हमेशा जब इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स के लिए मेल्स भेजती है कि यहाँ पे अभी इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स के लिए वैकेंसीज हैं, यू कैन अप्लाई. अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आपसे उन्होंने इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे आपने वो क्रैक कर दिए, तो ऑब्वियसली दे विल टेक यू. ठीक है, तो डिपेंड करता है. अगर आप सेल्स से ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं तो आपको ऑपरेशंस का नॉलेज होना चाहिए, सबसे पहली बात ये, तभी आप क्रैक कर पाएंगे इंटरव्यू में अपने इंटरव्यू को. मैं अपना एग्जांपल बताना चाहती हूँ. मैं महिंद्रा टू व्हीलर्स में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थी, कोर, जहाँ पे मैं लाइन इंचार्ज थी. डे टू डे मोटरसाइकिल असेंबली देखती थी. मुझे अपना डिपार्टमेंट चेंज करना था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम करती थी, लाइक लाइन को मशीन्स, जेक, फिक्चर्स, टूलिंग प्रोवाइड करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था कि मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो काम होता है ना, उसके बारे में सीखना स्टार्ट किया अपार्ट फ्रॉम माई डे टू डे वर्क. उसके बाद मैंने अपना रिज्यूमे बनाया कि आई वर्क इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. फॉर अ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैंने रिज्यूमे बनाया एंड मैंने naukri.com पे डाला एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प फॉर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज पर माई रिज्यूम. फिर जब मैं गई इंटरव्यू देने के लिए तो उन्होंने मुझसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस पूछे एंड आई आंसर्ड देम. Then only they took me to the production engineering department. They were not knowing that I was in production department, क्योंकि production and production engineering department के ऊपर operation से लिखा रहता है. So that was not an issue. Again मैं production engineering department से मुझे project management में जाना था. तो मैंने इसमें मेरे दो चीज़ें थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आई ऑलरेडी हैव समवन जिनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट था. आई हैव अ वेरी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद देम. दे आस्क्ड मी, बट मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाने के लिए मैंने फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई करी कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चाहिए होता है स्किल्स. तब मैंने उसका इंटरव्यू दिया, देन क्लियर हुआ, तब मैंने डिपार्टमेंट चेंज किया. तो डिपार्टमेंट चेंज करना इज नॉट एन इशू. अगर आपको दूसरे जिस डिपार्टमेंट में जाना है उसका नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, थैंक यू मैम. Okay, well, Akshay, your query is resolved. I think more queries will be there. The time is short. Okay, Gaurav sir, that link is there. You ask them to fill the link, and in the link they can put their queries. For the questionnaire, we have given the link in the chat box, and for the feedback also we have given the link. If any question is there, then the students can directly fill the questionnaire. And with this, we are concluding today's session. I would like to thank Rohini for sparing her time
and there is a wide gap between the institute culture and the industrial culture, and both the arenas are different. So main thing is that from Rohini's lecture is that students should know that what the demand of industries is, and they should utilize, all students should utilize the duration of their graduation well to cope up with the industrial demand. Some students were asking that whether they go for the after sales services. If the person come for that interview, then they will seek that what ability they are having and they are suitable or not. And certain things that which Rohini has presented over here is that what new product development needs and what are the requirements are there. Hopefully the topic will be useful for all the participants, and in near future we will come up with more webinars in this series. So thanks to all participants. I would like to invite Suhail Khan sir also, because he is the head of alumni in RGIT, to speak some word over the session. Okay, Gaurav, am I audible? Yes, you are audible, sir. Yeah, thank you, Gaurav, for giving this opportunity. First of all, I congratulate all the organizers of this webinar. In fact, it's a team of faculty members and the alumni of RGIT. So now it has become a team. Now there is no teacher, there is no student. It's a team which is working together. So first of all, I congratulate all the team players of this team to make this a beautiful platform to enlighten the students of RGIT. As Professor Gaurav just now said, that there's a huge gap between the academics and the industry. And I think in the college, I'm the best person to deal with this because I face the HRs. And I thank CSR also for starting this session. And my special thanks to Ms. Rohini, who took this session in a beautiful manner and took all the questions in a very, very beautiful manner. I know there are many people who worked very hard. They are at the backstage, they are at the back of the camera. So congratulations to all of you. And believe me, such type of platform was highly needed, because it was very difficult to talk to the alumni or have a discussion with the alumni directly for the students. So I think this gap is fulfilled, and this platform will become a successful platform, and the wonders are yet to come. And I look forward for such sessions in the coming future. So congratulations to Automobile Department, congratulations to all the participants, congratulations to all the alumni, all the teachers, in fact, all the team members who are here. So thank you, Professor Gaurav. I hope I have done my part. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, Dr. Gaurav. Thank you, sir. Gaurav sir, Santosh here. Sorry. Yes, sir. To interrupt. Guys, like even students or anybody who is joining this session, like to make next session more wonderful, like you can put your comment, like you can fill the links, like we have given links. So without that, we cannot. We don't know like how we done. So please fill the forms, and in future we have to make this session more interactive with the students. So please guys, like give your input, so then only we can. Yeah, again Sasang put the link, so please like fill the link, then only we will know like what we have to improve. And even we will forward the link in your WhatsApp also again, so you can fill again this. And maybe I know like this Q&A session is very short, so we will try like next time to make it a little more. And like, so please give your support. Thank you from my side. Lastly, I would like to thank the student volunteer also, because one thing, Gaurav sir, I just want to mention here. Yes, one thing I want to add here. I request all the students who are presently studying in RGIT to please make the best out of these sessions. The topic was very clearly given prior, and a prior notice was given to all the students. It is better if you go through these topics on YouTube or on the books and you prepare a questionnaire. Because as student, these alumni are the one who are dealing with the latest technology. We in the college are not dealing, we are dealing with the old technology. When the technology is obsolete, it comes in the syllabus. And we are teaching you, I am very sorry to say this, we are teaching you an obsolete technology. But this alumni is dealing with the latest technology, the technology which is working in the industry and which is about to come in the industry.
So it is your duty to take the maximum of this alumni. See, teacher has its own role, but alumni can give you the best of the industry. They can give you a picture, they can give you a perfect scenario of the industry where you need to improve. As Rohini has already focused a lot on many aspects, so I request all the students, so don't take these sessions very casually, take it very seriously, because in this pandemic, this is the best we can or the alumni can give you, and take it as an opportunity. Alumni has come to your doorstep, they have come for you. So I request all the students to please take these sessions, try to attend these sessions at maximum. Those students who are not able to attend this session today, you request them, you ask them to come and attend these sessions. Thank you, and over to you, Professor Gaurav. Thank you, sir. I would like to request to the students also that make this event more popular, because certain things are lagging, because industrial culture is completely different from what we are studying in, what we are teaching to you in the college, and their demand is also day by day changing also. So that we can learn from our alumni only, because we have a more and more alumni are there in the automobile, because from 2003 we are having the batches, and if more interaction will be there, we will be more familiar with the demand, what they are demanding in the industries, and we will get more familiar with that. So I request all the participants to make it popular, today's session, and what you have learned from this, and do give your feedback, as well as please fill up the questionnaire that what next you are demanding for from the next speaker. And with this, I would like to conclude this session. And lastly, I would like to thanks to the student volunteer also, because they are from you people only, those who have worked, because lots of work were there, and a regular con call were there with the alumni also, that how to finalize the event and how to generate the Google Forms and all those links which were generated. I would like to thank Shashank Parihar, who was leading the team, the student volunteer from final year automobile, Shivam Kushwaha, Dhruv Sharma, and Ishan Shivas. So many congratulations to them, and as well as to our main alumni, that is Santosh sir, who gathered all the alumni on a single platform, because as the weekends will go on, more and more webinars on these topics are there, and there is a long list which will be followed after this. The starting is done by Rohini, and there are many more who will come up. And the second one is Divyanshu. He is from General Motor Canada. So we have a small group also, and regular we have to have we used to have an interaction. And the event is organized under SAE, so it will be useful for you to have a certificate of this. Thanks. Thank you. Gaurav sir, you can have a pic. You can have a picture of all this group. Yeah. Yes, sir. गौरव सर, बघेल साहब को ही बोलने के लिए बोलो इधर आखिरी. Anand sir, are you available? I think he would be available, but I think yes sir, yes sir. Yes sir, some words from you on the conclusion of this event. Main point from my side is that students should have to utilize this opportunity. When the alumni came near to you, you should have to make a contact with them. Just try to understand your strength first, in which field you are trying to go in upcoming years. So with respect to that, you should have to contact them and take a guidance from them. Sir or ma'am, what interpersonal skill I have to develop, so I should easily or effectively grasp in the company, or how to crack the interview, what are the things I needed to improve during my college life. So it would be easy the time when the in a college the campus has came, then it will easy for you, and it will definitely increase your employability. So it will reduce our effort from to increase your interpersonal skills. First thing is that all students should have to work there by own. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे डिस्कस कीजिए. हमारे पास TNP डिपार्टमेंट अलग है, ऑलरेडी हमारा सेपरेट डिपार्टमेंट है. अगर किसी भी बच्चे को किसी भी फैकल्टी से बात करनी है, अगर लगता है कि वो किसी से डिस्कस करना चाहता है कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, अगर कोई रिस्पेक्टिव
एलुमनाई है तो सर हमारी बात करा दीजिए, तो हम उसको हेल्प गाइड कर देंगे, तो वो क्या होगा उस रिस्पेक्टिव एलुमनाई से क्या होगा थ्रू आउट कॉन्टेक्ट में रहेगा, वो आगे अपने आप को ग्रूम कर सकता है। मेरी बस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट यही है कि वो थोड़ा ना अपने आप को इंटरेक्ट करें फैकल्टी के साथ भी और एलुमनाई के साथ। यस सर, थैंक यू गौरव सर। Thank you, sir. We are leaving this meet, and if anyone else want to speak, yeah, that's why good thing. Gaurav sir, like if somebody or like Anup, Lakshman Pangeni, or these guys, like if they want to speak something, let them speak. Otherwise, we can close the session. From the alumni, if someone wants to speak, Santosh, Anup this side. Yeah, Anup, please carry on. I just want to say to the student that this is just beginning. Rohini has just presented the overview of whole automotive industry, how it functions from scratch to end. So the area which the subject we are studying, so how it can link with our career, that will be explained by other alumni in their specific session like AI, CAE, CAD, who are having the specialization in that field. So don't feel that how we are getting the connected with this whole content. You will get what you want at the certain steps, because it is the chain of webinars. So somebody like the marketing, so when the guy from marketing will explain, then he will feel useful that it is good for me. And the person who is more interested in design, so when the CAD guy will explain, then he will feel better. So wait and watch and get as much as possible you can get from this. And if you need any specific thing, in this field we need some information, that can also be provided you. Even if we don't have the certain alumni in that area, we can find someone who has experience in that field. So we can arrange some webinar for that also. So be positive and keep learning. Thank you. Thank you, Anubhai. Thank you, Anubhai. So Lakshman is there if you want to say. Everyone. Audible? Yeah, Lakshman, please. You are audible. Yes, you are audible. Okay. So in addition to what Anup has or others have spoken about, one thing which I would like to talk about is, so when we have different webinars covering different topics, it's also important for students to understand that you please try to develop inclination to a particular topic, okay, and try to develop more skill on that particular topic, so that it will be easier for you to think about where you want to go in the future. So don't try to learn in deep all the topics which alumni are covering. Just try to see which topic interests you and try to have more knowledge in that topic. That's what I would request about. You can select one or two topics, but need not to be that you need to have deep understanding of all the topics that alumni are covering. Yes, definitely, Lakshmi, because clustering is there in the engineering, and as soon as the student used to go for the final year, just because of clustering, the student used to go to their specific arena. The same thing has happened with the Rohini batch also. Some are in the army, some are in the paramilitary forces, some are in the industries, some are in the logistics, and still continuing with the logistics. They are doing good. They have joined the Kia Motors or other. So clustering is there. Many of them has changed from logistic to so many departments. Okay. Like Renu, I think she is in this session. Renu was. Yeah, she came to Europe now. या एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं रोहिणी और लाइक रोहिणी से सवाल पूछा गया था यही कि जैसे लाइक इंटर डिपार्टमेंट चेंज करना है लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर लाइक इवन यू कैन गो फ्रॉम ऑटोमोबाइल टू अदर कंपनी आल्सो इट्स नॉट लाइक you will be in same field, so everything is possible. So please. Yeah. This is my in fact, I started with automobile and now I'm in medical company. So and I started with mechanical and I'm now looking after electrical plus software. If I am talking about myself, then this is my third department. That's good, because this should be known to the students also, that they can move to different departments, because from the initial joining, what they learn, and they should continue to learn what Rohini has told, that they should continue to learn and they can move to a different department. And now thanks to all the participants once again for patience for listening.
and thanks to Rohini. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Special thanks to Santosh sir and Divyanshu. They worked very hard to make it successful. Communication was there, and we used to see the long communication in the group. संतोष सर तो लाइक उसके पीछे पढ़ के जल्दी करो जल्दी करो. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, Rohini. Thank you, Sohail sir. Thank you, all of you. Thanks to all alumni and students. Thank you. Waiting for you at RGIT. Yeah, sir.